हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन कराया था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर किया होगा, ठीक है। तो बच्चों, कल जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, है ना, चैप्टर है ना रे ऑप्टिक्स का, जो फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, याद रखिए, क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा, जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था वो स्पेशली है ना दर्पण को लेकर मैंने क्वेश्चन कराया था। उसमें मतलब जितना भी क्वेश्चन था वो दर्पण है ना से संबंधित क्वेश्चन था, और दर्पण से है ना क्लास 12th में 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। क्लास 12th में है ना लेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेंस से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये है, दर्पण से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्लास 10 के बच्चों के लिए है ना दर्पण हो चाहे लेंस हो, कोई भी टॉपिक हो, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी क्लास 10 के बच्चों के लिए जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है ना लाइट, चैप्टर का नाम है यानी प्रकाश है, और वही क्लास 12 के बच्चा की बात करें तो चैप्टर नंबर ये 9 है, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट को मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आपको केवल मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने इसका लमसम 14-15 वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लें और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें, ठीक है। ये है, और जो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है उसको सारा कंसेप्ट पढ़ाया जा चुका है, बस आपको क्या कराना है, उस ऑब्जेक्टिव कराना है। तो आज मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, ठीक है, तो वो एक पीडीएफ बना के मैंने लाया है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ बना के पढ़ेंगे, ठीक है। ये है, तो पहला मैंने क्वेश्चन लिया है ना, कि समतल दर्पण, ठीक है। याद कीजिए, मैंने आपको समतल दर्पण जब पढ़ाया होगा तो सारा कंसेप्ट मैंने आपको लिख के दिया था समतल दर्पण के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो याद करें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। अगर मैं आपको बात करें, ठीक है, समतल दर्पण में हम बात करें तो याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था समतल दर्पण में। समतल दर्पण में अगर हम बात करें कि समतल दर्पण में आपको क्या क्या पढ़ाया गया था, तो पहला अगर आपसे बात करें कि समतल दर्पण का आपसे बात करता है कि फोकस क्या होता है, समतल दर्पण का फोकस क्या होता है। तो समतल दर्पण का फोकस जो होता है ना, ये अनंत होता है। समतल दर्पण का है ना फोकस का है, चाहे फोकस दूरी का है, दोनों अनंत होगा। वक्रता केंद्र का है तब भी आपको अनंत टिक मारना है ना। वक्रता त्रिज्या का है तभी आपको अनंत पर ही टिक मारना है। और अगर समतल दर्पण का अगर आपसे पावर का बात करता है तो समतल दर्पण का पावर जो होता है 0 होता है। और समतल दर्पण का आवर्धन का बात करें तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ये +1 होता है, ठीक है। तो इतना बात आपको सारा कंसेप्ट आपको लिखवाया गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1। यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, तो ऑप्शन में दिया गया था +1, -1, 0, और डी में दिया गया था अनंत यानी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण का समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, याद रखेंगे, समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर याद रखेंगे। तो समतल दर्पण का अगर आपसे फोकस पूछे अनंत पर टिक मारेंगे। समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछे आपको तब भी अनंत पे ही टिक मारना है। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र का है तब भी आपको अनंत पर टिक मारना है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या का है तब भी आपको अनंत पे ही टिक मारिएगा। और समतल दर्पण का अगर आपसे पावर का बात करेगा, क्षमता का बात करेगा, तो 0 पे टिक मारिएगा। और समतल दर्पण का अगर आपसे आवर्धन मतलब होता है मैग्निफिकेशन, जिसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है, तो कितना होता है, +1। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण का क्षमता होता है, समतल दर्पण का क्षमता होता है यानी पावर पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि समतल दर्पण का पावर पूछे, समतल दर्पण का पावर कितना होता है, तो समतल दर्पण का पावर होता है 0। यहाँ दिया है +1, -1, 0, इन्फिनिटी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समतल दर्पण का क्षमता होता है 0, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी, यानी जिसका 0 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। याद कीजिए,
तो देखो अगर हम आपसे बात करें कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में हम बात करें तो याद रखेंगे, देखिए समतल दर्पण है ना, या प्रतिबिंब का बात करें हम, प्रतिबिंब का, कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब का बात करें तो याद रखेंगे समतल दर्पण जो है ना हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समतल दर्पण जो है ना इमेज का बात कर रहे हैं हम, कौन सी का यहाँ पे, प्रतिबिंब मतलब इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो समतल दर्पण है इमेज की बात करें तो समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी ये आपका इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट समतल दर्पण है ना, जो प्रतिबिंब सीधा होगा वह आभासी भी होगा, वह आभासी भी होगा। ठीक है, ये आपका आभासी प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, जो आपका आभासी प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब आपका सीधा होगा, ठीक है, जो आप प्रतिबिंब आपका सीधा होगा वो आपका आभासी भी होगा। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं, यानी हम प्रतिबिंब का बात कर रहे थे, प्रतिबिंब का बात कर रहे थे इमेज का। ठीक है, तो प्रतिबिंब समतल दर्पण जो है ना याद रखिए कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा। ठीक है, इमेज को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब को हम लोग अंग्रेजी में इमेज कहते हैं और सीधा को अंग्रेजी में इरेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और कैसा जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो आपका आभासी भी प्रतिबिंब होगा। वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी मतलब होता है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज को याद रखेंगे, वर्चुअल को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा है ना, तो समतल दर्पण जो होता है ना, समतल दर्पण जो होता है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, लेकिन ये पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा में अगर बात करें ना, पार्श्व, ये पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व रूप से उल्टा। ठीक है, तो पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब ये होगा, ये लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये आपका लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपसे पूछा गया है कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी मैंने बताया समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर आप समतल दर्पण में अपना बाएं हाथ से हाय करोगे ना, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा ना वो दाएं हाथ दिखेगा। ठीक है, ये हो गया, तो इसी को है ना पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहाँ पे है समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और आभासी, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा और आभासी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बच्चों अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप में है ना किसका उपयोग होता है, किसका, यानी किस दर्पण का उपयोग जो होता है कैलिडोस्कोप में होता है। तो याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था समतल दर्पण के बारे में, इस समतल दर्पण का हम बात करें ना, समतल दर्पण, समतल दर्पण का हम बात करें तो समतल दर्पण का अगर उपयोग का बात करें तो समतल दर्पण, समतल दर्पण का हम उपयोग का बात करें तो समतल दर्पण का है ना पहला उपयोग का बात करें तो इसका उपयोग मैंने पहला लिखवाया था है ना कैलिडोस्कोप, पहला इसका उपयोग लिखाया था मैंने कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग का हम बात करें, ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया गया था, कैलिडोस्कोप में। ठीक है, कैलिडोस्कोप, तो सेकेंड कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप पहला इसका इस्तेमाल किया जाता है कैलिडोस्कोप में। दूसरा याद रखेंगे पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। ठीक है, और तीसरा इसको याद रखेंगे है ना घरेलू दर्पण, घरेलू दर्पण। ठीक है, घरेलू दर्पण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा आप इसको बोल सकते हैं बाथरूम मिरर, इसको हम लोग बाथरूम दर्पण भी बोलते हैं, बाथरूम मिरर भी बोलते हैं इसको, बाथरूम मिरर। ठीक है, तो बाथरूम में जो दर्पण होता है ना, बाथरूम में जो दर्पण होता है या घर में जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो आपका समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलिडोस्कोप में किसका उपयोग होता है, तो याद रखेंगे कैलिडोस्कोप में इस्तेमाल होता है समतल दर्पण, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें, यानी अब हम आपको आते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो याद कीजिए आपको पढ़ाया गया था कि अभिसारी, जब यहाँ पे दो तरह का सवाल पूछा जाता है, एक पूछेगा अभिसारी दर्पण, एक आपसे पूछा जाएगा अभिसारी दर्पण। ठीक है,
और दूसरा पूछा जाता है अपसारी दर्पण, ठीक है, अपसारी दर्पण, यानी इसको बोलते हैं बाबू अंग्रेजी में कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है अवतल दर्पण को। अब वो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और वही अपसारी दर्पण का बात करें तो बाबू उत्तल दर्पण को है ना, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर इज कॉल्ड, कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, तो बाबू कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है अवतल दर्पण को। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पांचवा जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग छठा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, छठा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, 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 ठीक है। तो याद कीजिए, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि अपसारी दर्पण, यानी थोड़ा देर पहले बताया है कि अपसारी दर्पण जो कहा जाता है, ये उत्तल दर्पण को कहा जाता है ना। अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा है ना कि अभिसारी दर्पण पूछेगा, अभिसारी यानी कन्वर्जिंग मिरर कहेगा तो अवतल दर्पण पर टिक मारना है, कनकेव मिरर पर टिक मारना है। वही अगर बात करता है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अपसारी दर्पण कहा जाता है आपका उत्तल दर्पण को। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण को हम लोग है ना अपसारी दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपसारी दर्पण का फोकस दूरी होता है, अपसारी दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो याद कीजिए, यहाँ देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। मैंने अभी बताया है आपको अभिसारी दर्पण, अगर आपसे पूछता है अभिसारी दर्पण, ठीक है, अभिसारी दर्पण, एक होता है अपसारी दर्पण, एक होता है अपसारी दर्पण, ठीक है। तो बाबू अभिसारी दर्पण कहा जाता है अवतल दर्पण को, ठीक है, ये अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण, और अपसारी दर्पण कहा जाता है उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों, आपको ये याद रखना है कि अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना, फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी नेगेटिव होता है, इसका फोकस दूरी नेगेटिव होता है। और अपसारी दर्पण यानी उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, लेकिन और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो सवाल था कि अपसारी दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो अपसारी दर्पण कहते हैं उत्तल दर्पण को, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अवतल दर्पण का आवर्धन होता है, अवतल दर्पण का आवर्धन होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो थोड़ा हम आवर्धन का अगर हम बात करें बच्चों, आवर्धन, अगर हम आपको आवर्धन का बात करें तो हम तीनों दर्पण का एक साथ बता रहे हैं, तीनों दर्पण का एक साथ। तो आवर्धन का बात करें बच्चों, आवर्धन का हम बात करें पहला समतल दर्पण का, अगर हम आपसे बात करते हैं समतल दर्पण का, ठीक है, समतल दर्पण, एक हो गया अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे है प्लेन मिरर, ये आपका हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है। ये आपका हो गया कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है, और ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन का बात करें, ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन का हम अगर आपसे बात करें तो याद रखेंगे समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन ये पॉजिटिव होता है,
और पॉजिटिव होता है और 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव होता है और 1 के बराबर होता है। उसी तरीका से हम बात करें आपसे अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण का जो है ना आवर्धन जो होता है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, यानी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है, याद रखिए। और इसका जो होता है ना मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है और 1 से छोटा भी होता है। अवतल दर्पण का मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो होता है ना 1 के बराबर भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है और 1 से छोटा भी होता है। और वही बात करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का जो होता है ना आवर्धन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और याद रखेंगे उत्तल दर्पण का जो होता है आवर्धन पॉजिटिव तो होता है, उत्तल दर्पण का है ना आवर्धन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और याद रखेंगे इसका आवर्धन जो होता है 1 से छोटा भी होता है, बस इतना याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो अवतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, यानी बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन था अवतल दर्पण का कनकेव मिरर पूछा गया था, कनकेव मिरर का आवर्धन क्या होता है, तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। वही आपसे हमेशा पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो केवल पॉजिटिव पर टिक मारते हैं, और समतल दर्पण का पूछता तब भी हम पॉजिटिव पर टिक मारते हैं, और वैल्यू में पूछता था समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है तब तो 1 पे टिक मारते हैं, और अगर उत्तल दर्पण का पूछता तो 1 से छोटा पे टिक मारते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है ना ये केवल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का आवर्धन केवल पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो ऑप्शन में दिया है 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा 1 से छोटा। उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है 1 से छोटा, है ना। उत्तल दर्पण का आवर्धन हो जाता है 1 से छोटा, ठीक है। उत्तल दर्पण का आवर्धन कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है या 1 के बराबर नहीं होता है, जब भी होगा तो 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो आपको 11 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अवतल दर्पण का आवर्धन होता है, अवतल दर्पण का आवर्धन होता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले है ना सारा कंसेप्ट को एक साथ मैंने आपको क्लियर किया था कि अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो याद रखेंगे अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण का आवर्धन 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है। तो बच्चों आपको 2 बात याद रखना है, 2 बात, ठीक है। देखिए दर्पण सूत्र जो होता है ना ये संबंध बताता है, एक होता है दर्पण सूत्र और एक होता है लेंस का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र जो होता है ना ये संबंध बताता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, तो फोकस दूरी और वस्तु के दूरी और प्रतिबिंब के दूरी को। फोकस दूरी को हम क्या करके लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं, वस्तु को दूरी को है स्मॉल यू से लिखते हैं, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी को है ना भी से लिखा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो अगर थोड़ा इसको कीड़ा ज़्यादा उड़ रहा है यहाँ पे, आज बरसात जो हुआ है ना तो ज़्यादा यहाँ पे कीड़ा उड़ रहा है, ठीक है, ये है। तो अगर हम आपसे बात करें संबंध का, तो यार दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब वो अगर 1/v इक्वल यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा तो ये आपका दर्पण सूत्र कहलाएगा, ये आपका दर्पण सूत्र होगा। यानी अगर प्लस होगा तो दर्पण, अब वही अगर 1/f इक्वल टू बात करें तो 1/v माइनस 1/u, यानी अगर प्लस होगा तो दर्पण सूत्र कहलाएगा और अगर माइनस होता है ना तो बाबू ये आपका लेंस सूत्र कहलाता है, लेंस का सूत्र, ठीक है। तो सवाल पूछा गया था यानी दर्पण के सूत्र में प्लस आएगा
और लेंस के सूत्र में क्या आएगा आपका माइनस होगा, यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो सवाल है दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण का सूत्र होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र होता है। तो बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ा देर कंसेप्ट बताया है कि लेंस के सूत्र में माइनस आता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है, लेंस का आवर्धन होता है। अब यहाँ पे दो बात होगा, एक दर्पण का अगर हम आपसे आवर्धन का बात करेंगे और दूसरा होता है लेंस का आवर्धन। ठीक है, तो अगर आपसे आवर्धन का बात करता है, ठीक है, अगर आपसे आवर्धन का बात करेगा, अगर आपसे आवर्धन का बात करेगा, ठीक है, यानी अगर आपसे है ना अगर हम आपसे आवर्धन का बात करें, आवर्धन, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। तो अगर आवर्धन बात करता है एक में दर्पण का, अगर हम दर्पण का बात करें यानी मिरर के बारे में बात करें, मिरर में बात करें, दूसरा होता है लेंस, लेंस के बारे में बात करें। ठीक है, तो अगर दर्पण के बारे में बात करता है ना कि दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो दर्पण का आवर्धन होता है m इक्वल टू माइनस v/u, और वही अगर लेंस का बात करेगा तो m इक्वल टू होता है प्लस v/u, यानी दर्पण के आवर्धन में माइनस याद रखेंगे और लेंस के आवर्धन में आप प्लस साइन याद रखेंगे, यानी m इक्वल टू प्लस v/u। तो क्वेश्चन है लेंस का आवर्धन होता है, लेंस का आवर्धन, तो लेंस का आवर्धन होता है प्लस v/u, प्लस v/u, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इस का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वही आपसे पूछता कि दर्पण का आवर्धन क्या होता तो माइनस v/u, यानी तब उस केस में आपका 20 का क्या हो जाता और राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ये है। तो आपको 15वां जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन पे। ठीक वही क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो दर्पण का आवर्धन में माइनस होता है, यानी m इक्वल टू होता है माइनस v/u, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। दर्पण का अगर आपका आवर्धन पूछा जाता है कि दर्पण का आवर्धन क्या होगा, तो दर्पण का आवर्धन होगा माइनस v/u। तो आपको 15वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन पे है कि दर्पण का सिद्धांत आधारित है। अगर हम आपको सिद्धांत का बात करें, प्रिंसिपल का बात करें, प्रिंसिपल का, तो एक तो बात एक याद रखिएगा, अगर हम सबसे पहले बात करें दर्पण का, दो सिद्धांत याद रखना है ना। अगर आपसे दर्पण का सिद्धांत बात करता है और दूसरा बात करता है लेंस का, ठीक है, कि दर्पण का सिद्धांत किस पे आधारित है और लेंस का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो दर्पण का सिद्धांत जो है ना यह प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। यानी दर्पण में क्या होता है प्रकाश के परावर्तन होता है, दर्पण में क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता है, और लेंस में क्या होता है, लेंस में होता है प्रकाश का अपवर्तन, लेंस में होता है प्रकाश का अपवर्तन, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी दर्पण में होता है प्रकाश का परावर्तन और लेंस में होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो सवाल है कि दर्पण का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो दर्पण का सिद्धांत सर प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आधारित है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको 18वें क्वेश्चन पे आए। तो ठीक 18वां क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस का सिद्धांत आधारित है, लेंस का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि लेंस का सिद्धांत जो है ये प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्या है आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के अपवर्तन पर क्या है ये आधारित होगा, प्रकाश के अपवर्तन पर क्या है ये आधारित है। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि आवर्धन का मात्रक होता है। तो बच्चों याद रखेंगे, देखिए अगर हम आपसे मात्रक का बात करें, मात्रक का अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए कीड़ा ज्यादा उड़ रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से है ना बोर्ड से टकराने के बाद इसमें क्या हो जा रहा है ना, बोर्ड से टकराने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, ये है। चलिए तो
क्वेश्चन है, एक सेकेंड 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका कि दर्पण आवर्धन का मात्रक होता है। तो याद रखेंगे, आवर्धन का जो है ना मेन जो सूत्र होता है ना, आवर्धन का सूत्र होता है यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र होता है HI/HO। HI/HO, HI को कहा जाता है हाइट ऑफ इमेज और HO को कहा जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये प्रतिबिंब का ऊंचाई है और बटा वस्तु का ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई को मीटर में मापते हैं और वस्तु की ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो बाबू मीटर से मीटर कट जाता है, अगर मीटर से मीटर कट गया तो याद रखेंगे इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यानी आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है और जिसका मात्रक नहीं होता है ना उसको बोलते हैं मात्रकहीन। तो पहला ऑप्शन दिया है मीटर, बी में दिया है डायोप्टर, 80 में दिया है मात्रकहीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रकहीन, यानी यूनिटलेस। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? निम्न में कौन बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, तो अगर हम प्रतिबिंब के आकार के बारे में बात करें, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार है ना, मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा होगा तो रंग चेंज कर देते हैं। एक सेकेंड, हरा ले लेते हैं। तो हरा ले लेते हैं हम लोग ना, इसको मिटा देते हैं तो दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ दिखना चाहिए। तो प्रतिबिंब का आकार का बात करें, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार याद रखिएगा। तो देखिए, एक हम बात करें कि प्रतिबिंब का आकार, तो याद रखेंगे सबसे पहले हम प्रतिबिंब का आकार बात करें तो एक तो पहला बात करेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा हम बात करेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। और सी में हम बात करेंगे अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो याद रखेंगे समतल दर्पण जो होता है ना हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। समान आकार मतलब ये हुआ बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी वस्तु का जितना हाइट होगा ना उतना ही हाइट का समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का बात करें तो सर अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब, अब ये तीनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है ना ये तीनों प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और समान आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सॉरी ये अवतल दर्पण उत्तल में लिखा गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, गलत लिखा गया है। यानी समतल दर्पण जो होता है ना, ठीक है, समतल दर्पण जो होता है बच्चों, समतल दर्पण जो होता है ना, समतल दर्पण जो होता है ये समान आकार या बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। वही अगर हम बात करें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब ये तीनों बनाता है। और तीसरा बात करें हम आपको उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है ना जो हमेशा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये हमेशा, यानी समतल दर्पण हमेशा समान आकार का या बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब तीनों बनाता है। और उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का औकात नहीं है बड़ा प्रतिबिंब बनाने का, समतल दर्पण का औकात नहीं है छोटा चाहे बड़ा प्रतिबिंब बनाने का, लेकिन अवतल दर्पण का औकात है बड़ा प्रतिबिंब बनाने का भी, छोटा प्रतिबिंब बनाने का भी और समान आकार प्रतिबिंब बनाने का भी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो बड़ा प्रतिबिंब का सिर्फ एक ही दर्पण बनाता है, कौन? अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब ऑप्शन देखो कितना घुमा के आपको डाला गया है। ऑप्शन डाला गया है, पहला यहाँ दिया गया है समतल दर्पण, ठीक है, बी में है कन्वर्जिंग यानी अभिसारी दर्पण। और आपको पता होना चाहिए कि हम अवतल दर्पण को ही, अवतल दर्पण को ही हम लोग, अवतल दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को ही हम क्या कहते हैं?
अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण यानी अभिसारी दर्पण। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बी इसका क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको इस सेट में मैंने आपको बीसी क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो थोड़ा पीडीएफ बनाने में समय लग रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने बीसी क्वेश्चन लिया है। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में 20 ही क्वेश्चन कराएंगे, मतलब हम आपको 20 हमेशा 20-20 क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका कम है ना, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो यानी कम समय में आपको ज़्यादा यानी कम क्वेश्चन में आप ज़्यादा कंसेप्ट सीख सके। इसीलिए आपको है ना, मतलब हम 20 से 30 क्वेश्चन ही कराएंगे डेली, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, और साथ में आपको कंसेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया होगा, ठीक है, वो आपको उससे आगे कंसेप्ट हम आपको ज़रूर अपलोड करेंगे। ठीक है, और कुछ समय बाद यूट्यूब पर ही मेरा केमिस्ट्री का भी क्लास आएगा। ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पे क्लास कराया जाएगा, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, है ना, उर्दू, इंग्लिश, सबका क्लास इस पे होगा। क्योंकि बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमको भी हौसला आता है, मोटिवेशन मिलता है हम लोग को कुछ, है ना, आप लोगों के लिए कुछ करने का। ठीक है, ये है। तो ओके, फिर मिलेंगे कल आपको इसी समय पे। ओके, जय हिंद, जय भारत।